कि ये बॉडी 100 kg की है, जो ये मेरी बॉडी है, मान लीजिए कि ये 100 kg की है, तो 65 kg आप बाहर निकाल दीजिए, वाटर का है। वो जो वाटर है, जब मेरी डेथ हो जाएगी और जब मुझे जला देंगे, बीइंग ए हिंदू, तो वो क्या होगा, वो जो वाटर कंटेंट है मेरे बॉडी में, वो क्या होगा उस टाइम पे? इवेपोरेट इवापोरेट। इवेपोरेट होगा, वो नेचर में जाएगा वापस, ठीक है ना। यस। अब वो जब नेचर में वापस चला जाएगा, तो वो वाटर जो इवेपोरेट हुआ है, क्या वो क्लाउड फॉर्म नहीं करेगा ऊपर? करेगा। 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 तो क्लाउड फॉर्म करने के बाद कहीं ना कहीं तो वो बारिश होगी ना। ये तो मेरी जो ये बॉडी है, वो कभी खत्म थोड़ी होगी। नो। वो कहीं ना कहीं रिसाइकल होता जाएगा। अब दूसरे एलिमेंट्स जो हैं, जब जल के जो राख, जो ऐश बचेगा, वो ऐश में कार्बन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो सब के सब कहीं ना कहीं या तो मिट्टी में, या तो हवा में, या तो पानी में बहा देंगे ना। यस। यस। तो ये जो पूरा का पूरा 90 और यू कैन से 100 kg का जो ये पूरा बॉडी है, ये पूरा का पूरा यही रहने वाला है, ठीक है। यस। तो जब ये बारिश बन के जब ये गिरेगा, तो कोई ना कोई प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी उस प्लांट में मैं रहूंगा, मैं मतलब ये बॉडी रहेगी। यस। कोई ना कोई उस वाटर को पिएगा। तो मेरे कहने का कल यही मतलब था। सर हाँ बोलिए। सर, मतलब जो डायनासोर ने खाया था वो आज हम खा रहे हैं, और जो पानी पिया था वो आज हम पी रहे हैं, ऐसा? मतलब हम पूरा का पूरा डायनासोर ही खा रहे हैं और डायनासोर को ही हम पी रहे हैं, डायनासोर को ही हम ब्रेथ इन कर रहे हैं, डायनासोर को ही हम ब्रेथ आउट कर रहे हैं। जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूं, तो आई एम नॉट स्पेसिफिक अबाउट डायनासोर ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग विच इज पास्ट नाउ and became history. When I say Mammoths. when I say, so not specifically dinosaur, I use the word dinosaur. दरवाजा बंद कर दो. I use the word dinosaur because it is attractive. आपको भी attractive लगा? यस। हाँ. तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने क्या Mammoths. कहा? हाँ, यस यस, एवरीथिंग। मैंने आपसे क्या कहा था अभी आज के स्टार्ट में, कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट you must be open to accept all the logics if it is correct scientifically. So whatever I am talking or I am telling you is just scientific manner में बोल रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं भूत प्रेत आत्मा ये सब की बात नहीं कर रहा हूं। ओके? सर हम लोग ही मतलब हिस्ट्री है। हाँ, the history repeats itself. आप सोचो ना, आप सोचो, जो वाटर मॉलिक्यूल आप आज देख रहे हो, वो हमारे नेचर में कहीं थोड़ी बन थोड़ी रहा है अभी। वो क्या हो रहा है? वो रिसाइकल हो रहा है। रिसाइकल। Millions of years ago, forget about millions यार, billions of years ago जो वाटर था, आज भी वही वाटर है। हाँ, लेकिन उस वाटर में हो सकता है रेडियो एक्टिव ट्रेस हो, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, या फिर कार्बन का ट्रेस हो जो रेडियो एक्टिव है, तो वो डीके हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो गया, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको बता क्यों रहा हूं, तो उसको समझो। हाँ। आप उसको समझो, मैं बता क्यों रहा हूं आपको। हमारा अर्थ, आप ये मान लो कि पूरा एक प्लेन प्लैनेट था। ओके, प्लेन प्लैनेट था। हाँ। जब ये मोल्टेन स्टेट में था, जब ये प्लैनेट फॉर्म हुआ था, तब ये मोल्टेन स्टेट में था, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता गया करता गया करता गया, ठीक है। आसपास के पूरे यूनिवर्स में जो भी आसपास के जो भी स्टार्स थे, जो स्टार्स जब वो एक्सप्लोड होते हैं,
जब उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, जब वो एक्सप्लोड होते हैं, तो एक्सप्लोड होते टाइम पे वो हैवी एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। वो हैवी एलिमेंट्स ड्यू टू एक्सप्लोजन वो यूनिवर्स में यानी स्पेस में बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं। जैसे कुछ चीज ब्लास्ट होकर के वो फैलता है पूरा, तो जो फैल रहे हैं तो वो कहीं न कहीं से हमारे अर्थ पे आकर गिरे। ओके, यस हाँ, वो हमारे अर्थ पे आकर गिरे, और क्योंकि उस समय अर्थ मोल्टन स्टेट में था, इसलिए वो अर्थ के उसमें मिक्स हो गए, लेकिन जहां वो गिरे थे उस पर्टिकुलर एरिया में वो स्प्रेड हुए, पूरे अर्थ में स्प्रेड नहीं हुए वो। इसीलिए यही एक रीजन माइट भी हो सकता है कि जो भी अर्थ का क्रस्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पूरा अर्थ यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। नो। जो भी मिनरल्स No. मिलते हैं, जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं, वो कहीं पे बहुत ज्यादा मिलते हैं और कहीं पे उसके ट्रेस मिलते हैं। ठीक है? Yes. हाँ। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे अर्थ पे आप देखते हो अभी, वो अर्थ के नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं, जो कि स्टार्स के एक्सप्लोजन से हमें मिले हैं। ओके? Yes. Yes. Hydrogen is one of them because we are the part of the sun, so we got hydrogen. जैसे होता है ना, आप एक प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा होता है, वैसे सन के प्रॉपर्टी में अर्थ का हिस्सा है कि सन अर्थ हाइड्रोजन से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिला है। और ये वाटर कैसे फॉर्म हो गया फिर? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है। क्यों कंबाइन हुआ है? ड्यू टू द प्रेशर। जो प्रिमिटिव अर्थ था वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं था, ये आप मान लीजिए। जो प्रिमिटिव अर्थ, प्रिमिटिव समझते हैं ना आप? पहले का, हाँ, बहुत पहले का। जब अर्थ फॉर्म हुआ था तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, इसकी वजह से जो भी कॉमेट्स आते थे उनको फ्री एंट्री थी। कॉमेट्स आएंगे, अर्थ पे ब्लास्ट, पूरा स्प्रेड हो गया एक्सप्लोजन, और दूर दूर तक जहां पे वो ब्लास्ट हुआ है वहां पे रिजर्व ज्यादा है उस एलिमेंट के, और उसके आसपास के एरिया में वो स्प्रेड हो गया ऐसे, तो वहां पे उसके जो ट्रेसेस मिलते हैं। फिर धीरे धीरे जो है एटमॉस्फेयर फॉर्म होता गया, और आज का जो अर्थ है वहां पे किसी भी कॉमेट की एंट्री फ्री नहीं है। वो कॉमेट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होता है ड्यू टू आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है? यस तो अभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो डायनासोर वाला पॉइंट मैंने इसीलिए रेज किया था आपके लिए, ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओ कि जो भी आज आप देख रहे हो वो कल किसी और का था, जो आज आपके पास है वो कल किसी और करेगा और का रहेगा। ठीक है? हम चाहे रहे या न रहे, हमारी ये बॉडी किसी न किसी फॉर्म में इस अर्थ पे हमेशा रहेगी। ओके? चलो कल हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें हाफ लाइफ पीरियड आपने समझ लिया था। आज आप डाइहाइड्रोजन का प्रिपरेशन देखेंगे। बिल्कुल भी स्पेलिंग गड़बड़ मत करना, बिकॉज जब आप जनरली हाइड्रोजन बोलते हो तो यू ऑलवेज मीन H2 ओनली, कभी भी आप H मीन नहीं करते। व्हेनेवर हम हाइड्रोजन बोलते हैं तो वी मीन H2। क्लियर है ना ये? Yes. लेकिन जब उसी के बारे में टॉपिक ही चल रहा है तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। डाइहाइड्रोजन विद द वर्ड डाइहाइड्रोजन। ओके? यस तो प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, प्रिपरेशन कभी भी दो टाइप के होंगे, दो मेथड से होंगे, एक लेबोरेटरी मेथड और एक इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड मतलब एक लो स्केल पे होगा, टेस्टिंग के लिए होगा, उसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए होगा, और इंडस्ट्रियल मेथड जब भी होगा उसके यूज के लिए होगा, क्योंकि वो लार्ज स्केल लार्ज क्वांटिटी में कभी भी मैन्युफैक्चर होता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है? चलिए, लेबोरेटरी मेथड बहुत ही क्लियर है। देखिए, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए और भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और उसमें जिंक पाउडर डाल दीजिए। पाउडर मीन्स ग्रैन्यूल्स भी होता है, जिंक के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे हॉर्लिक्स, आपने हॉर्लिक्स देखा है ना? Yes. 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 एक्चुअल पाउडर नहीं रहता है, वो ग्रैन्यूल्स रहता है, दाना दाना एकदम। तो वो जिंक आप उसमें मिक्स कीजिए। आई एम सॉरी फॉर दिस। Okay. You will get zinc chloride, and along with zinc chloride, Dihydrogen. dihydrogen in gas form आपको मिल जाएगा। रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वहां पे, बट फिर भी आपको कुछ चीजें समझनी होंगी कि यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है एक्चुअल में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक का क्या रोल है? डिस्प्लेस कर रहे हैं। वो डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है क्लोरीन को। हाँ, ये वाली नजर होनी चाहिए, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन हमने पहले पढ़ लिया है ना। Yes. तो वो ऑक्सीडाइज कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है, वी मस्ट बी क्लियर। ठीक है, Yes. ओके। और सेकंड वाला मेथड देखिए, जिंक है और NaOH के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। एक बार आपने एसिड के साथ देखा और एक बार अभी आप बेस के साथ देख रहे हो। ठीक है, तो वो जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है उसका नाम बता नहीं, आपको मालूम होगा ना? सोडियम जिंकेट। Zincate. बहुत अच्छा, सोडियम जिंकेट। फ्रॉम वेयर यू गॉट द नेम? You got by yourself? No. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं, but sodium zincate is the correct word. Now we come to industrial method. ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल मेथड में यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब ओनली वाटर ना, H2O, नथिंग एल्स। ओके, हेलो, बी विथ मी, के साथ। Yes. Yes. लेकिन क्या लिखा है? प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर वाटर को Yes. हाँ, तो प्योर वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज कर ही नहीं सकते ना। प्योर वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर सकते, तो फिर लिखा कैसे है? क्यों, क्या करते हैं उसके अंदर? अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, या तो एसिड का या तो बेस का। अल्कली मतलब बेस। ठीक है सर, वो प्योर कंडक्टर कैसे होगा? प्योर वाटर, देखो, किसी भी चीज को कंडक्ट होने के लिए उसमें आयंस होने चाहिए ना। यस Yes. और प्योर वाटर मतलब जस्ट H2O। H2O का बॉन्ड जो है, आप समझ रहे हैं ना, H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल आपस में ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो वहां पे आयंस नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि जो आयोनिक चार्ज उन पे डेवलप हो रहा है वो एक्चुअली आपस में ही न्यूट्रल कर रहे हैं। जैसे ये H2O है, तो इस H2O को अगर हम ऐसा लिखने का ट्राई करें, HOH, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इधर है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इधर है, बराबर है? Yes. तो ये पोलर हो गया। तो वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी है, आयंस बने नहीं है, यहाँ पे आयंस बने नहीं है, लेकिन अब स्लाइट चार्ज जरूर है यहाँ पे। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जो चार्ज डेवलप हो रहे थे ना, स्लाइट चार्ज, वो भी कैसे हो गए? बैलेंस हो गए। ओके, तो वाटर जो है, वाटर अपने आप में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये आपको मैं बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है, सुनो। एक बीकर ले लो, बीकर या एक बकेट ले लो, एक बकेट ले लो, और उस बकेट में कहीं से तो एक इलेक्ट्रिक ये डाल दो, इलेक्ट्रोड डाल दो, 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, ऑन कर दो, और जो हाँ, वही मैं बोल रहा था। अब जो आप देख रहे हो, आपको पता है क्या हो रहा है उस पानी में, उस वाटर में क्या है अभी? शॉक है, उस वाटर में शॉक है, लेकिन आप शॉक हो जाओगे। Yes, sir. आप शॉक हो जाओगे, आपको वो शॉक लगेगा ही नहीं। Why, sir? बिकॉज कंडक्टर है ही नहीं ना, आयंस नहीं है, आयंस
आयंस नहीं है उसमें। यस मतलब आप उस प्योर वाटर में हाथ डाल के निकाल लो या घूमते रहो अंदर, आपको करंट नहीं लगेगा, फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी 0 है। Yes. यस Yes. सर उसमें डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे। डस्ट से नहीं होता है, आयंस होने चाहिए। डस्ट न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर उसके अंदर आयरन रहा, Fe2O3 अगर रहा, क्योंकि मिट्टी में लोहा होता है, ये आपको मालूम है। लोहा यानी आयरन अपने फ्री स्टेट में नहीं होता, वो कभी भी आयरन ऑक्साइड या आयरन सल्फाइड के फॉर्म में होता है ज्यादातर। ठीक है, तो आपको शॉक करंट लगेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सुन के आप ऐसा मत करना कि नल में से पानी भर लिया और उसके बाद उसमें वो करंट डाल के और घर पे दिखाया, मम्मी मम्मी जादू देखेगी जादू। ए देख ओम बड़म बड़म बड़म, ए देख तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा मत करना, बिकॉज घर पे जो वाटर आता है वो प्योर वाटर नहीं है। यस सर, उसमें लगता है करंट। क्योंकि वो टैप से आ रहा है, टैप वो मेटल का होगा और वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसके अंदर क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, समझ गए ना, गड़बड़ हो जाएगी। यस सर, यस Yes. Distilled water. ना ना ना, डिस्टिल वाटर से भी मत करना, बिकॉज डिस्टिल वाटर को डिस्टिल किया कैसे है, वो कंपनी से आया है, उसकी पैकिंग पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। हम वो वाटर सिर्फ इसलिए पी लेते हैं बिकॉज ये जो दो हमारे ये जो है ना इंस्पेक्टर्स, इनको दिखता ही नहीं उसके अंदर कचरा, और उसको जरा माइक्रोस्कोप में लाके देखो, थोड़ा सा केमिकल ट्रीटमेंट करो, देखो पता चल जाएगा। प्योर वाटर आप कैसे ले सकते हो, सुन लो। डिस्टिलेशन प्रोसेस आप सबको इवेपोरेशन। Yes. इवेपोरेटेड वाटर को जब आप कलेक्ट करोगे, यस वो डिस्टिल होगा। यस Distillation ही होता है। डिस्टिलेशन ही करना पड़ता है ना, प्रोसेस है। लेक वाटर नहीं ले सकते। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन मतलब आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा ना। यस सर, पढ़ा है। एक फ्लास्क ले लो, फ्लास्क में वाटर है, उसको बॉईल करो। जब वाटर बॉईल होगा वो इवेपोरेट होगा, उसको कंडेंसर के थ्रू पास करो। कंडेंसर मतलब Purify होता है वो। यस यस सर, वो लिक्विफाई हो जाएगा। और जो नेचुरल एग्जांपल क्या है आपका डिस्टिल वाटर का, रेन। Yes. बादल। लेकिन Yes. हाँ, लेकिन जो रेन आपको मिलता है, जो बारिश का पानी आपको मिलता है, वो डिस्टिल नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? सर क्योंकि फायर क्रैकर्स का भी धुआं रह सकता है उसमें। Lot many chemicals. हाँ, वो एक्चुअल क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो गैसेस के साथ मिक्स होके भी आ सकता है। Chemicals are mixed. Yes. हाँ केमिकल्स। और कौन सा रेन है वो? एसिड रेन। एसिड रेन। Acid. Acid. Yes sir, acid rain. तो अभी इतना जब मैंने बोला आपको, तो इट इज पक्का ना कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता। Yes sir. Yes. तो वो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, इसके लिए उसमें क्या मिक्स करेंगे? एसिड या अल्कली मिक्स करेंगे। और जरा एक चीज और ध्यान रखना, ट्रेस होना चाहिए, यानी बहुत ही मामूली, बहुत ही लाइट अमाउंट होना चाहिए। अगर ज्यादा अमाउंट आपने एसिड या अल्कली उसमें मिला दिया, तो जो एसिड आपने मिलाया है उसका इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। यस आपको करना है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। अब मेरी बात फिर से नोट करो। आप बोलोगे सर आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सारे पॉइंट दे रहा हूं। मैंने पहले क्या बोला कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता। अब मैं आपको बोलता हूं कि कोई प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, लेकिन बट देयर इज अ बट। कैसे? जैसे ये दो इलेक्ट्रोड है ना, तो ये दो इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है आपस में, वो बहुत ही क्लोज करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा क्लोज। लेकिन ये चिपकने नहीं चाहिए आपस में, याद रखना। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पूछना चाहिए कि सर मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? यस 100 नैनोमीटर ओनली।
कर सकते हो आप लोग? No. नहीं। नो। और उसके बाद भी जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए, तब जाके प्योर वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है। बट वो हम कर नहीं सकते, तो Yes. इसीलिए हम क्या करते हैं, प्योर वाटर में थोड़ा सा एसिड या अल्कली मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और तब जाके उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और वो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, और हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम्स होगा और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम होगा, बिकॉज H2O है वहां पे। सर सिंगल हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? अरे मिला ना, हाइड्रोजन गैस है। और हाँ, ये भी सुन ले, देख अभी इसमें क्या करेंगे, एक को एनोड बना दो, एक को कैथोड बना दो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, माइनस चार्ज के साथ रहेगा, तो वो किधर जाएगा, प्लस के पास जाएगा। और हाइड्रोजन प्लस चार्ज रहेगा, वो किधर जाएगा, माइनस पे जाएगा। माइनस के। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलेगा, दोनों मिक्स थोड़ी मिलेगा। ओके Yes. Yes. अब यहाँ क्या लिखा है देखो, प्योर डाइहाइड्रोजन दैट इज मोर देन 99.5% प्योरिटी। अगर वो 100% होता तो वो लिखता ना 100%, लेकिन कभी भी किसी भी मेथड से आपको प्योर 100% प्योर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, बट ये भी ऑब्टेन अगर करना है आपको तो कैसे करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे प्योर वाटर यूज नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का वार्म सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोड कौन सा होना चाहिए, निकल इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। एक को पॉजिटिव बना दो, एक को नेगेटिव बना दो। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaOH। लेकिन कौन सा, BaOH2 होना चाहिए, क्योंकि बेरियम +2 है ना। Yes. तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे आप उसे एक्वा सॉल्यूशन उसका फॉर्म करोगे तो बेरियम +2 आयन होगा और OH माइनस आयन होगा। तो OH माइनस है तो वो पॉजिटिव कैथोड अपना इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और Ba+ है तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। ठीक है, आपको कौन सा प्रोसेस याद रखना है, जो आपके बुक में दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, बस ये याद रखना है आपको। और सेकंड वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बोर्ड पे लिखना जरूरी है, इफ यस देन बोलो मुझे, या फिर आप टेक्स्ट बुक से कंफर्टेबल हो। मैं खाली रिएक्शन लिखता हूं, एक्सप्लेनेशन तो आप बुक में देख लेना। सबसे पहले क्या किया है, फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन, ये दो अलग अलग वर्ड क्यों यूज किया। कार्बन, ऑब्वियसली कार्बन आपको पता है, ऑडिबल हूं ना, आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे। Yes, sir. Audible. यस यस सर। तो पहले हाइड्रोकार्बन के साथ देख लो, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन वी हैव CH4, CH4. मीथेन। ठीक है, तो मीथेन को क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। ओके, और उसको एकदम हाई टेम्परेचर, कितना, 1270 70 Kelvin. एक कैटलिस्ट चाहिए आपको यहाँ पे, एंड दैट कैटलिस्ट इज निकल। Nickel. Nickel. ओके, और आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसका मिक्सचर, और ये दोनों साथ में मिक्स हुए हैं ना, इसको बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलेंगे इसको, वाटर गैस। Water gas. वाटर के। अब ये वाटर गैस जो है, ये एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं और उसके लिए, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए इसको यूज करते हैं, किसको, वाटर गैस को। तो एक्चुअल में इसका दूसरा नाम क्या है, सिंथेटिक। हाँ नहीं, सिंग गैस तो है, ये वो सिनोनिम है एक्चुअली, वो एक्चुअल है क्या, सिंथेसिस ऑफ गैस। तो उसके लिए वो उसका शॉर्ट फॉर्म लिया है सिंग गैस। ओके, Yes. कुछ पूछना है आपको, पूछो।
सर वापस बोलें, सिंथेटिक गैस क्यों बोलते हैं? सिंथेटिक है, सिंथेसिस करते हैं ना हम। वाटर गैस अभी देखो इसके अंदर CO+H2 है ना, तो इसके लिए इथेनॉल, मिथेनॉल, जैसा जैसा आपने, अब ऐसा नहीं कि इसी से इथेनॉल हो जाएगा, इससे इथेनॉल तो नहीं हो सकता ना, इथेनॉल के लिए आपको यहाँ पे इथेन लेना पड़ेगा। Yes. हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे आप समझो। हेलो, मीथेन से भी कर सकते हैं ना? हाँ ऑब्वियसली वहां पे हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज किया है ना। ओके, यस। और ये जो H2O है वो कौन से फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। यानी समझ गया ना आपको क्या करना है? आपको मीथेन गैस को वाटर का जो गैस फॉर्म है यानी स्टीम है उसके साथ रिएक्ट करना है एट वेरी हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटलिस्ट, देन आपको मिलेगा वाटर गैस, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, और उस वाटर गैस को हम सिंक गैस भी बोलते हैं बिकॉज उससे दूसरे मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हाइड्रोकार्बन का और दूसरा है कार्बन का। तो आगे क्या लिखा है देखो, कोल गैस यानी कोक, है ना। कोक किसको बोलते हैं? ऑब्वियस है कि कार्बन को ही बोलेंगे बिकॉज हमको पता है, लेकिन Yes. फिर कार्बन को हम कोल बोलते हैं ना, कोल। तो कोक किसको बोलते हैं? एनीबडी हु विल आंसर मी? इफ नोबडी देन आई विल प्रोसीड। देखो कोक जो होता है वो एक्चुअली कोल का ही एक फॉर्म होता है जिसको आप कोयला बोलते हो ना, वो कोल से ही कोक बनता है। Yes. लेकिन जो लकड़ी होती है, जब कोयला बनने वाला होता है उसके पहले जो लकड़ी होता है, सूखा लकड़ी, जब आप उसको बर्न करते हो इन हवा में, जब जलाते हो उसको, तो वो कोयला नहीं बनता। चारकोल। ना वो सुनो ना, वो कोयला नहीं बनता, वो राख हो जाता है। लकड़ी जलाते तो पूरा राख बन जाता है ना। Yes. 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 वो क्यों होता है? क्योंकि उसका कंप्लीट कम्बशन होता है। तो हम क्या करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं होना चाहिए वहां पे, ओके, इन एब्सेंस ऑफ एयर हम उसको बर्न करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर का जितना भी वाटर कंटेंट है वो सब एवेपोरेट हो जाता है। उसमें आग नहीं लगा है, वो जो लकड़ी है कोयला, उसमें आग नहीं लगा है। अगर आप उसको हवा में जलाओगे तो वो पूरा जल के राख हो जाएगा, ऐश बन जाएगा वो। लेकिन अगर एयर न हो, उसके बाद आप उसको बर्न करो, हीट करो, तो उसके अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है वो सब इवेपोरेट हो जाएगा और आपको मिलेगा पोरस, एकदम पोरस कोयला जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचा है, दूसरा कुछ नहीं बचा उसके अंदर। Yes. ओके, उसको बोलते हैं कोक। तो कोल जो है ना, कोल ही कोक है, लेकिन कोल में भी टाइप्स होते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा उसको, एंथ्रेसाइट और अलग अलग नाम है उसके। Yes. तो Yes. उसमें कोक जो है ना, वो एकदम ज्यादा, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी फ्यूल जो होता है वो कोक का होता है, क्योंकि उसमें से धुआं बहुत कम निकलता है। ओके, Yes. और रिएक्शन सेम है उसका, बिकॉज कार्बन को भी अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे एट वेरी हाई टेम्परेचर, तभी भी आपको वो वाटर गैस ही मिलेगा। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। ठीक है, Yes. चलिए, ये एक फर्स्ट स्टेज आया है। इसके अंदर क्योंकि आपका हाइड्रोजन गैस प्योर नहीं है, उसके साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिक्स है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। शिफ्ट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो CO+H2 आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसमें सिर्फ एक काम होता है, और वो क्या होता है, ये जो CO है उसको H2O के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये बन जाता है CO2 और आपको मिलता है देन H2. H2, हाइड्रोजन।
द कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ था, उसको हम रिएक्ट करते हैं स्टीम में एट सर्टेन लो टेम्परेचर पे, मतलब नॉट लो बट 673 केल्विन, और यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज हुआ है और नाम क्या है उसका, आयरन क्रोमेट। ओके, हेलो, Yes. तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर गैस, एक्चुअली स्टीम नॉट जस्ट गैस। ओके, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब आप सोचो कि सर यहाँ पे वाटर गैस को आगे ट्रीटमेंट इसलिए किया था क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ मिक्स था, तो यहाँ पे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ही है ना, तो हमें प्योर हाइड्रोजन कैसे मिला? तो उसके लिए आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, कैसे? बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। और उसमें क्या करते हैं, देखो सिंपल एक चीज समझना, इसको हाई प्रेशर के साथ भी हम कर सकते हैं। हाई प्रेशर के साथ कैसे करते हैं, देखो देखो ये कंटेनर ले लो, ये वाटर है, ये जो है ये पूरा क्या है, ये वाटर है। एक्चुअली वाटर ऐसे बनाना चाहिए ना अपने को, ऐसे, और यहाँ पे मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का, और यहाँ लगा है आपका पिस्टन, और अब आप अप्लाई करने वाले हो क्या यहाँ पे, प्रेशर। प्रेशर। तो हम प्लस नहीं करते, हम यहाँ पे कॉमा कर देते हैं, यानी दो गैस यहाँ पे मिक्स है आपस में। आप एकदम हाई प्रेशर दे दो, ये दो गैस आपके पास है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, और जो हाइड्रोजन है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। समझे? Yes. तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, और जैसे आप प्रेशर रिलीज करोगे तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो वाटर के साथ अभी सॉल्युबल स्टेट में है। तो बचा क्या, सिर्फ हाइड्रोजन। Hydrogen. और वो हाइड्रोजन गैस आप कलेक्ट कर लेते हो। यस। हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व नहीं होता? नहीं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता हाइड्रोजन गैस। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स है, इसका एक नॉर्मल एग्जांपल आप दीजिए मुझे। जो डे टू डे लाइफ में आप यूज भी कर लेते हो, बताओ। Lime water. कोल्ड ड्रिंक। यस सोडा। हाँ, क्यों? लेकिन जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें? नो। यस। फ्रीजल। देखो क्या होता है मालूम है, सबसे पहली बात कि जब भी वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को जब फिल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर के साथ फिल करते हैं। जैसे आप वो कैप ओपन करते हो, वो गैस जो है वो बाहर रिलीज होता है। रिलीज होता है, और जब आप उसे ड्रिंक करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जो है आपको यहाँ पे एक सेंसेशन देता है। और वो सेंसेशन के लिए ही लोग वो कोल्ड ड्रिंक पीते। सादा वो ढक्कन खोल के आप रख दो, कैप निकाल दो, 10 मिनट 15 मिनट के बाद पियो, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। Yes. अब होता क्या है देखो, बिकॉज वो केमिकल है, तो CO2 प्लस H2O ये दोनों जब साथ में होते हैं, ठीक है, तो यहां बनता है H2CO3। और ये है कार्बोनिक एसिड। क्या है ये? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है उसका एक इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट जो है वो हमारे इनेमल पे होता है, जो दांत होते हैं ना उसके इनेमल पे होता है,
और उसके साथ ये एसिडिक है ना, ये एसिड है एक्चुअल में, तो उसको जब आप ज्यादा पियोगे, नॉर्मली क्या कई लोगों को आदत होती है मतलब विदाउट कोल्ड ड्रिंक उनको अच्छा भी नहीं लगता कोई चीज, तो वो नॉर्मली पीते रहते हैं ज्यादातर, और फिर उनको हेल्थ जो है उनका खराब होता है। Yes. ओके, सो डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। और क्या क्या होता है कोल्ड ड्रिंक में? कोल्ड ड्रिंक में जो फ्लेवर, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में जो फ्लेवर होते हैं वो फ्लेवर एक्चुअली केमिकल से आते हैं, लेकिन वो फ्लेवर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप कभी भी वो फ्लेवर या वो केमिकल को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन वो फ्लेवर को सप्रेस करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फिर अ लॉट ऑफ शुगर, शक्कर, शुगर, उसको मीठा किया जाता है। तो शुगर और वो केमिकल, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शुगर का जो स्वीटनेस है वो खत्म हो जाता है, और केमिकल का जो शार्पनेस है वो भी खत्म हो जाता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए आपको मीठा भी लगता है, आपको शार्प भी लगता है, लेकिन किसी भी हाल में वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये आप ध्यान रखना। Yes. चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज इसके अंदर 3 स्टेज आ गए थे, तो एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ था क्या? प्रोडक्शन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और कोक। तो हाइड्रोकार्बन या कोक दोनों में से कोई भी हो, जैसे ही वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? वाटर गैस। वाटर गैस किसका मिक्सचर है? बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। हाइड्रोजन गैस। उस वाटर गैस का दूसरा नाम क्या दिया है? सिन गैस, गैस। Synthesis. क्यों बोलते हैं उसको सिन गैस? सिंथेटिक करते सिंथेसिस ऑफ गैस, हाँ, सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स, ठीक है, उसके लिए उसको यूज करते हैं। एक्चुअली वो बेस मटेरियल होता है बहुत सारे कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए, इसलिए उसको सिन गैस बोलते हैं। और दैट मिक्सचर ऑफ वाटर गैस, उसमें से हाइड्रोजन को निकालने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उसका नाम क्या है? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। हाँ, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। हाँ, क्या हुआ? एनीथिंग टू रिपीट? नो। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को अगेन वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे शिफ्टिंग होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम वाटर टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपको मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे करते हैं? स्क्रबिंग, मतलब मिक्स कर दो सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां चला जाएगा और हाइड्रोजन प्योर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में? मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन इज फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स 77% है, फ्रॉम कोल 18% है, और 4% इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, एंड 1% बाय अदर मेथड है। अच्छा, ये पेट्रोकेमिकल जो लिखा है वो उसको हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे? कार्बन वाले में या हाइड्रोकार्बन वाले में? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाँ, क्योंकि पेट्रोकेमिकल एक्चुअल में क्या होता है? पेट्रोकेमिकल जो होता है वो मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन ही होता है, ठीक है? Yes. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस भी देख लेंगे, अगर नहीं देख पाए तो। एटलीस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है नहीं। डाइहाइड्रोजन जो यानी हाइड्रोजन गैस जब आप देखते हैं तो वो कलरलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब वो बर्न, और वो हाईली बर्न, मतलब एकदम इनफ्लेमेबल गैस है, ये याद रखना। हाँ, वो पेल ब्लू कलर के साथ जलता है, और वो क्या है? इट इज अ नॉन पोलर वाटर इनसॉल्युबल गैस।
नॉन पोलर ऑब्वियसली नॉन पोलर होगा क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड है यस और वाटर इनसॉल्युबल है और लाइटर देन एयर है, इसलिए हाइड्रोजन बलून जो होते हैं वो ऊपर हवा में ऊपर जाते हैं। हाइड्रोजन बलून मतलब उसको ऑर्डरलेस क्या बोलते हैं, वो हवा में जो उड़ता है वो क्या बोलते हैं उसको? क्या वो हॉट एयर बलून। Hot air balloon. हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर में एक्चुअली उसमें एयर किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से? हीलियम से। नो नो, गरम हवा। हवा गर्म होता है तो वो लाइटर होता है और उसको ऊपर उड़ने के लिए देते हैं। और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बलून जो है आपको एरिया में दिख जाते हैं, हीलियम होता है वो शायद मोस्टली, हीलियम भी हल्का होता है। यस यस, हीलियम में हीलियम होता है। हाइड्रोजन लेके घूमेगा ना, कभी आग लग गया तो हो गया फिर हो गया। हाँ बराबर। चलिए, क्योंकि बच्चे होते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव? रिएक्शन विथ मेटल्स और रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन, हैलोजन और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन। तो रिएक्शन विथ मेटल्स जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड फॉर्म होता है उधर। यस। हाँ, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अपना क्लियर हो जाएगा। यहाँ सोडियम का एग्जांपल दिया है, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट डाइहाइड्रोजन सिमिलर टू हैलोजन which also react with metals and form metal halides। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पोजीशन को लेके फिर से झगड़ा चालू हो गया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का पोजीशन क्या रहेगा, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट होके वो मेटल हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है जो कि एक्चुअली हैलाइड के जैसा दिखता है, हैलोजन बना। हाँ, तो वो इसका मतलब वो हैलोजन के जैसा है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड यहाँ लिखा है रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होता है। डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन मैंने H2 और O2 और बनता है वाटर, ठीक है। वाटर बनता है और बहुत ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसका वहां पे वैल्यू भी दिया है, डेल्टा H इज इक्वल टू -235 किलो जूल पर मोल। माइनस नेगेटिव आपसे मेरा ये Minus- क्वेश्चन है कि माइनस क्यों लिखा है वहां पे? रिलीज हो रहा है शायद, रिलीज हो रहा है। Release हो रहा है। सिस्टम से वो हीट रिलीज हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, ठीक है। यस। मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा मतलब वो एंडोथर्मिक है। एंडो। चलिए, और यहाँ पे देखेंगे डाइहाइड्रोजन इन्फ्लेम्स विथ फ्लोरीन। यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया गया है। देखो फ्लोरीन के साथ वो जल जाता, इनफ्लेम्स। कौन से टेम्परेचर पे? -250 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर रहेगा, तभी भी वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, सोचो। लेकिन आयोडीन के साथ अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करना है तो आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब फ्लोरीन कितना ज्यादा रिएक्टिव है वो आप देख सकते हो। 250 डिग्री सेल्सियस माइनस में जा रहा है, तभी भी वो रिएक्ट कर रहा है और आग लग रही है वहां पे, ये भी देख लेना, ठीक है। और आपको याद क्या रखना है, द विगर ऑफ द रिएक्शन, विगर मतलब द रिएक्टिविटी ऑफ डाइहाइड्रोजन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ हैलोजन। ओके, यस। एक मिनट। विगर मतलब उसका एक तरह से बोल सकते हैं ना कि एक्टिविटी कितना है, विग्रस। आपने इनो पाउडर कभी पानी में डाला होगा ना, यस Yes. यस यस यस। तो उसके जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? विग्रस, फटाफट। फटाफट। ये जो वर्ड है फटाफट, ये Yes. एक्चुअली यहाँ पे है विग्रस। और उसके जैसा सेम रिएक्शन हम लोग घर में करते हैं ना, वो सोडा वाटर में लेमन जूस डालते हैं तो कैसा वो बबल्स निकलता है, वो उतना ज्यादा विग्रस नहीं होता। विनेगर में बेकिंग सोडा विनेगर में होता है, विनेगर में होता है। Yes, yes, sir. यस। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप यहाँ पे सीधा अगर केमिकली बोलना चाहते हो तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलोगे? Rate of reaction. रेट तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ ऑफ डाइहाइड्रोजन विथ हैलोजन
डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी जितना जल्दी वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है उतना ही फास्ट वो दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है, और ये जो विग्रसनेस है वो डिक्रीज होता जाता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ओके, Yes. उस रिएक्शन को क्लोजली देखो। हाइड्रोजन दैट इज H2 इज रिएक्टिंग विद X2, X2 किसके लिए, हैलोजन के लिए है, और क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड। क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन तो हैलाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट हो रहा है हैलोजन के साथ, मतलब अब जो है वो अल्कली मेटल के जैसा फॉर्म बिहेव कर रहा है। Yes. तो इसलिए यहाँ पे वो अब फिर से वो पॉइंट आ जाएगा कि वो अल्कली मेटल को रिजेंबल करता है तो ग्रुप 1 में, और हैलोजन को रिजेंबल करता है तो ग्रुप 17। ऐसा कुछ बहुत फास्ट हम जा रहे हैं क्या, नो सर। नहीं ना, No. टॉपिक No. क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, बस हम क्या है वो सिलेबस ये कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन, आपने बहुत ही पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है या फिर हाइड्रोजन जो है रिडक्शन करता है। तो डाइहाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स एंड आयंस ऑफ मेटल्स, दोज आर लेस रिएक्टिव देन आयन। ओके, अगर ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तो हाइड्रोजन उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये याद रखना। लेस रिएक्टिव रहेगा तो करेगा, और साथ ही साथ मॉडरेट टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सबको रिड्यूस करके दिखाया है, देखो कॉपर ऑक्साइड है तो उसको भी रिड्यूस किया, आयरन ऑक्साइड है तो उसको भी रिड्यूस किया, और लेड जो कि ऑक्साइड भी नहीं है उसको भी रिड्यूस किया। ओके, Yes. तो आपको दो नाम याद रखना है, एक ऑक्साइड याद रखना है और एक आयन याद रखना है। जो आयन्स है वो कैसे होना चाहिए, लेस रिएक्टिव दे आयरन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो फिर रिड्यूस नहीं करेगा। चलिए और क्या है, लास्ट है यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जो वेजिटेबल ऑयल आप देखते हो, शेंग तेल, जो मीठा तेल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, मीठा तेल बोलते हैं नॉर्मली महाराष्ट्र में, गोड़ा तेल। हाँ वही मीठा मीठा गोड़ा तेल, मीठा तेल। जो शेंग तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, बहुत सारे जो ऑयल्स होते हैं, जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हाइड्रोजनेट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन मिक्स करते हैं उसमें। लेकिन हाइड्रोजन मिक्स होगा नहीं, हाइड्रोजन मिक्स करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कैटलिस्ट, और ऑब्वियस है कि वो कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे हम, निकल। करेंगे। और जैसे ही हाइड्रोजन उसमें मिक्स होते जाता है तो वो जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, वो ब्रेक होता है और आपको मिलता है सैचुरेटेड फैट। वनस्पति घी। हाँ, वनस्पति घी। खाते हो वनस्पति घी आप लोग? नो, ये हार्मफुल है सर वो। हार्मफुल है। घी खाते हो आप लोग? Yes. यस। तो जो घी होता है ना, घी एक्चुअली अनसैचुरेटेड फैट होता है, और जो वनस्पति घी है उसको हम लोग कॉमनली कई जगह पे, मुझे श्योर नहीं कि आप लोग बोलते हो कि नहीं, लेकिन बहुत जगह पे उसको डालडा भी बोलते हैं। डालडा। यस, डालडा। यस डालडा is Yes, actually, डालडा। actually it is a poison for the health. It is not the poison, but it behaves like the poison for our health. So कभी भी वनस्पति घी में कुछ भी बना हुआ मत खाना, वो आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है सर, सब Yes, sir. सैचुरेटेड हार्मफुल ही होता है। सब सैचुरेटेड मतलब हार्मफुल है फिर। यस। ओके, सैचुरेटेड और चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे हैं, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो एक मेन यूज जो है वो अमोनिया फॉर्म करने में होता है। एक्चुअली अमोनिया फॉर्म क्यों करते हैं हम लोग? लार्जेस्ट यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन कमर्शियल। फर्टिलाइजर। हाँ, लेकिन किसके लिए? फर्टिलाइजर्स। वेरी गुड, Yes, yes. फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया यूज करते हैं।
तो अमोनिया का प्रोडक्शन में हाइड्रोजन को यूज करते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल है 78%। यस तो नाइट्रोजन के साथ हम हाइड्रोजन को कंबाइन करके हाइड्रोजन अमोनिया फॉर्म करते हैं। यस ओके, डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति की आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है इसलिए। यस ओके, अच्छा एक चीज जरा आंसर करना मुझे, आप लोग वेफर्स बहुत खाते हो ना, भजिया वेफर्स खाते हो ना? यस यस वड़ा पाव। हाँ यस, आप लोग खाते हो, तो कहीं ना कहीं तो वो फ्राई होता ही है, यस यस ऑब्वियसली ऑयल में फ्राई होता है। अपने घर में अगर हमने बनाया है तो जो बचा हुआ ऑयल है उसको कुकिंग में प्रोसेस में यूज कर लेते हैं कुछ No. टाइम पे, यस फेंक देते हैं, करते यूज कर यूज कर, डेफिनेटली उसको यूज करते, फेंक के थोड़ी। यस ओके, क्योंकि बाहर से जब आप कोई चीज खरीदते हो आपके सामने आपको दिख रहा है कि वो बड़ा सा एक कढ़ाई होता है, उसमें ऑयल होता है, पूरा एक बात होता है, ऑयल बात होता है एकदम से, उसमें वो वेफर्स को फ्राई करते हैं और उस ऑयल को वो रीयूज करते हैं, यस यस सर हाँ बार यस बार यूज करते बार हैं, बार उसको रीयूज ब्लैक करते हो हैं, जाता है। उसमें रैंसिडिटी आता है, बदबू यस आती है, रैंसिडिटी ऑक्सीडाइज होते हैं। Size होता है ऑयल। ऑक्सीडाइज हो जाता है वो ऑयल। यस जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, कहीं कहीं पे वो ऑयल खरीदा भी जाता है, कितना यूज करोगे यार, आपको भी पता है वो ऑयल, वो वेफर वाले को भी पता है कि 2 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, लास्ट 3, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो उसके बाद वो फेंक तो नहीं देंगे। नो No. वो 2 जगह यूज होता है, ओके, इलीगली 2 जगह यूज होता है। एक होता है आपका वो डालडा बनाने के लिए और दूसरा यूज होता है साबुन बनाने के लिए। लेकिन जैसा वो ऑयल है वैसा नहीं, उसको फिल्टर करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। और जो कमर्शियली आप देखते हैं ना सोप एंड ऑल दैट, उसमें नहीं यूज होता है। वो जो लोकल मार्केट में जो साबुन और वो सब मिलता है ना, उसमें मोस्टली उसको यूज करते हैं। ओके, यस यस सर Yeah. यस इसीलिए भी वो डालडा वगैरह जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। अभी तो मोस्टली बहुत लोगों ने अवॉइड कर दिया है, कोई यूज नहीं करता कहीं पे भी, लेकिन विलेजेस में, गाँव में मोस्टली, अपने यूपी बिहार साइड में मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। उसमें क्योंकि जब वो बहुत लार्ज स्केल पे जब खाना बनाना होता है मोस्टली शादी में, तो फिर वहाँ पे कहीं कहीं पे मैंने देखा है डालडा यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रॉकेट फ्यूल एक बड़ा यूज है लिक्विड डाइहाइड्रोजन का Yes. रॉकेट फ्यूल में। और नेक्स्ट यहाँ दिया, डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मिथेनॉल, वो जो वाटर गैस से बना था वही है। यस यस और वहां पे कैटलिस्ट चेंज हुआ है, देखो कोबाल्ट है। और डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड और मेटल हाइड्राइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का भी बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर है ये वाला? यस सर हाँ, तो इसके बाद फिर दूसरा चालू होगा। जरा सा मेरे को कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं 2 मिनट में, सो दैट कुछ तो काम हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ खाली ये क्वेश्चन जो है, आई थिंक बुक का क्वेश्चन है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं, ये चैप्टर लेंदी चैप्टर लग रहा है। हाँ। यहाँ पे देखो पेज नंबर 122 जो सामने है आपके, उसका जो क्वेश्चन डी है, नेम द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट देयर एटॉमिक कंपोजिशन
and explain which of these is reactive. तो आपको पता है reactive कौन सा उसका आइसोटोप है? ट्रिटियम। ट्रिटियम। Tritium. जो 3 वो थर्ड वाला है ट्रिटियम। ट्रिटियम Yes. जो है वो रेडियोएक्टिव है। और उसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। H3 ट्रिटियम। H3 H3, ठीक है। वो H4 क्या है? Exist नहीं। हाँ ये वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बाकी सब ठीक है, अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका अपना मेन जो चैप्टर है अल्कली मेटल्स का